हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आपका आज क्लास 10 सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर वाइज, समझ गए। इससे पहले हम पूरा भूगोल और 2 चैप्टर तक हिस्ट्री करा दिए हैं। भूगोल में 7 चैप्टर तक पूरा करा दिए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज हम आपका इकोनॉमिक्स लेके आए हैं। कोशिश करेंगे 2 वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म करने का, चैप्टर 1 से 5। आप लोग एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फुल नंबर लाने के लिए इसको देख सकते हैं। अच्छा से समझिए, आप लोग का फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 1 है विकास। तो विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। विकास का अर्थ होता है एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहते हैं। तो औसत आय क्या है? इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है उसे बोला जाता है औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि देश में पैसा अधिक है और जनसंख्या कम है। जनसंख्या तो मात्र 125 करोड़ है। इतना पैसा तो एक एक आदमी के पास है। आपको पता होगा मुकेश अंबानी एक दिन में 135 करोड़ कमाता है। तो देश की कुल आय को, देश की कुल राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसी को औसत आय बोलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे दे दिया है, अगर परिभाषा पूछे तो जब देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। इसी को औसत आय भी बोला जाता है, इसलिए आंसर ए और बी दोनों होगा। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय। हो गया 3 क्वेश्चन इस पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? अधिक दिनों तक काम मिले, ये गलत है। बेहतर मजदूरी, गलत है। अधिक बिजली, इसको कोई मतलब नहीं। तो उसके भाई की जितना स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसको भी मिले, लड़की को भाई के बराबर स्वतंत्रता। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है? मजदूरी नहीं, फसल का उचित मूल्य किसान के लिए, तो इनमें से सभी नहीं होगा। अधिक बिजली प्राप्त करना, ताकि उसका फैक्ट्री जो है लंबे समय तक चल सके। लोगों के विकास के लक्ष्य हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे एक गरीब किसान है, उसके लिए विकास का लक्ष्य है उसका परिवार का पेट भरे, आवश्यकता पूरी हो और उसका बेटा बेटी जो है गांव के ही स्कूल में पढ़े। जबकि एक पंजाब या हरियाणा में जो कि सब किसान है, उसका होता है कि उसका आय बढ़े प्रति वर्ष और उसके बाद उसका बेटा जो है विदेश में पढ़े। तो लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? तो भिन्न भिन्न। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोटोकॉल, यही है। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बिहार में। झारखंड भी इसी में पहले आता था, याद होगा आपको। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से अधिक है, फिर भी हरियाणा का विकास दर केरल का विकास दर हरियाणा से अधिक है। जीडीपी का अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है? तो देश में तीनों क्षेत्रक जो है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, उससे प्राप्त देश की कुल आय को देश का जीडीपी कहते हैं। देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय, जिसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक, बैंक जो आय ही देखेगा, तो विभिन्न देशों का वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो आय के मापदंड का प्रयोग करता है। निम्न में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये है कोयला, की विद्युत, की पेट्रोलियम। उपयुक्त सभी, सब ऊर्जा का स्रोत है, समझ गए। सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का अर्थ क्या है? विकास वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए हो। वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास मतलब होता है विकास ऐसा करो कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो, आने वाली पीढ़ी को भी लाभ पहुंचे और पर्यावरण प्रदूषण ना हो। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है? धारणीय विकास। डैश कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों के पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। क्या होगा? पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हम लोग को कम कीमत पे चावल उपलब्ध कराता है। समझ गए आप लोग? इनमें से शरीर का पोषक तत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनमें से शरीर का पोषक तत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शारीरिक द्रव्यांश सूचकांक, बीडीआई, बॉडी मास इंडेक्स। 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो निवल उपस्थिति अनुपात।
स्कूलों में शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो 14 से 15 वर्ष। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है, साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग जो पढ़ना लिखना जानता है। निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में है शिशु मृत्यु दर सबसे कम। अगले आगे क्वेश्चन देखिए। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। देखिए, मृत्यु दर दो प्रकार का है। एक होता है मृत्यु दर ओनली, ये क्या होता है? प्रति 1000, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या में कितने लोग मरा, इसमें स्त्री पुरुष सब आ जाएगा, 1 वर्ष से ऊपर का बच्चा भी। लेकिन शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चा में कितना मर गया 1 साल से पहले, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। निम्न में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल आपका, क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर अधिक है, प्रति व्यक्ति आय भी ठीक ठाक है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर शिक्षा स्तर भी ठीक ठाक है। इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है और सबसे गरीब राज्य भी बिहार है। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे केरल होगा, आपको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख रूप से आय के मापदंड का प्रयोग करता है, लेकिन यूएनडीपी जो है ये आय के साथ साथ लोगों का शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर सब देखता है। तो यूएनडीपी का मापदंड जो है विश्व बैंक से अलग है, क्योंकि ये प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों का शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर भी देखता है। चलिए, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बार बार जो रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में ना लें, ध्यान से आप लोग वीडियो पे बने रहें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विकास से आप क्या समझते हैं? तो विकास एक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी हो, या हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्द में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो अथवा उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, उसी को विकास बोलते हैं। या फिर हम लोग एक और परिभाषा लिख सकते हैं, एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा उन सभी के लिए अनिवार्यता को प्राप्त करना विकास कहलाता है। हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009 और 14 में रिपीट हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो लोगों में अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक तथा सृजनात्मक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करे, उसको बोलते हैं विकासात्मक लक्ष्य। प्रति व्यक्ति आय क्या है? अभी तुरंत बताए, जब देश की कुल राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहा जाता है। धारणीता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, धारणीता मतलब क्या होता है? धारणीय विकास मतलब विकास ऐसा करेंगे कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो, आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो और पर्यावरण प्रदूषण ना फैले। तो विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें भावी पीढ़ी के सामने संसाधनों की कमी की समस्या नहीं हो तथा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। संसाधनों की कमी तथा पर्यावरण का ह्रास भावी पीढ़ी के समक्ष गंभीर परिणाम को जन्म देता है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, भारत जैसा देश है, बहुत बड़ा देश है, तो एक एक की तुलना हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग औसत का प्रयोग करते हैं। तो किसी समूह में व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, एक समूह की तुलना दूसरे समूह से करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी देश में व्यक्तिगत आय अलग अलग होती है, संपूर्ण जनसंख्या की औसत आय जानकर हम दूसरे देश की औसत आय से तुलना कर सकते हैं। हाँ, एक एक आदमी का आय नहीं जान सकते, क्योंकि किसी का आय कम किसी का ज़्यादा होता है। चलिए आगे, हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी तुरंत बताएं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें लोगों को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके, शिक्षा, जानकारी तथा ज्ञान प्राप्त हो सके, उच्च जीवन स्तर हो सके, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा का मूलभूत अधिकार मिल सके, समानता तथा मानवीय अधिकारों का मिलान हो सके। समानता किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है? तो समानता किसी देश का विकास जो है प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, और विश्व बैंक भी यही देखा था, जबकि यूएनडीपी आय के साथ साथ लोगों का शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर भी देखा था। वीडियो ठीक लग रहा है आप लोग को? बताइए। और वर्मा प्रेस का सेट 1 से 5 तक हम बना दिए हैं, और क्वेश्चन बैंक उसको भी आप लोग देखिए, ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स आप लोग को मिले। उत्पादन क्या है? किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन मतलब विनिर्माण करना, कोई भी चीज से नया वस्तु बनाना, अर्थात श्रम, तकनीक, बौद्धिक प्रक्रिया, कौशल आदि द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना। उसको, जैसे आप लोग, पता होगा आप लोग को भुट्टा, उससे अगर पॉपकॉर्न बना दिए तो उसका मूल्य में वृद्धि हो गया। समझ गए? उत्पादन
में आर्थिक उपयोगी सृजन और मूल्य में वृद्धि होता है। उत्पादन के कारण क्या क्या है, श्रम जरूरी है, तकनीक जरूरी है, कौशल, और कच्चा माल तो जरूरी है ही। उपभोग का क्या अर्थ है, तो उत्पाद किया हुआ चीज का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। तो आय का वह भाग जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह होता है, उसे क्या बोलते हैं, उपभोग। शिशु मृत्यु दर क्या है, अभी तुरंत बताए। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु में पढ़े लिखे जनता की संख्या को साक्षरता दर कहते हैं। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, तो विकास ऐसा करो कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो, आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो, और पर्यावरण प्रदूषण ना हो। इसी को बोला जाता है सतत विकास या सतत पोषणीय विकास। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास सूचकांक पंजाब से ऊंचा है, क्यों? इसका मतलब केरल में प्रति व्यक्ति आय कम है पंजाब हरियाणा की तुलना में, फिर भी उसका मानव विकास सूचकांक ऊपर है, क्यों? क्योंकि मानव विकास सूचकांक में हम लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, साक्षरता दर, आय के साथ साथ ये सब चीज़ों को भी देखते हैं, तो यह आप लोग देख सकते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिए थोड़ा। आर्थिक असमानता क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण से उत्पन्न अवस्था को आर्थिक असमानता कहते हैं। अधिकांश संसाधन कुछ सीमित लोगों के पास ही उपलब्ध है, जबकि अधिकांश लोगों के पास संसाधन नहीं है। इसी प्रकार कुछ राज्य के पास भरपूर संसाधन है, जबकि कुछ राज्य में अभाव है। इससे समग्र राष्ट्र विकास में बाधा आती है। इसी अवस्था को आर्थिक असमानता कहते हैं। आर्थिक असमानता मतलब अमीर गरीब के बीच जो है फासला वो बढ़ता है। चलिए आगे। व्याख्या करें कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र निम्न प्रकार से योगदान करता है। बुनियादी संरचनाओं के निर्माण और विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है या रोजगार के अवसर पैदा करता है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनी, ये क्या करता है, रोजगार उपलब्ध कराता है, विकास के लिए संसाधन जुटाता है, लोगों के बीच आय और संपत्ति की समानता को बढ़ाता है। इसके द्वारा लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है या संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन करता है। यह निजी उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। मानव विकास में किसका योगदान है, तो शिक्षा जरूरी है, मूलभूत अधिकार, उच्च जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्तर जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो जो बोले, तो स्वस्थ जीवन, शिक्षा, ज्ञान, जानकारी, अच्छा जीवन स्तर, मूलभूत आवश्यकता का मिलना जैसे स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा आदि, समानता तथा मानवीय अधिकार का मिलना। पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण दें जो आपने आसपास देखी है, तो पेड़ की अत्यधिक कटाई से, जल का अत्यधिक प्रयोग से, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग से, शहरों की नालियों को नदियों या तालाब में बहाने से, कारखानों से निकलने धुएं से। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। ध्यान से बने रहें आप लोग।